इसके बाद वी कम टू द सिक्स्थ सेगमेंट क्या था? डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, ये ख़त्म कैसे हुआ। कोई भी सिविलाइजेशन एक दिन में या एक साल में या ऐसे नहीं, ग्रेजुअली ख़त्म होता है। उसमें अगर आप क्वेश्चन देखें तो सोर्स 3 का जो क्वेश्चन सोर्स 3 है उसमें डिक्लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स। और उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन इज गिव एन अकाउंट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आइदर इट विल कम एज अ सोर्स और एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। एविडेंस ऑफ डिक्लाइन पहले हम देखेंगे, उसके बाद रीज़न ऑफ डिक्लाइन पे बात करेंगे। एविडेंस का मतलब प्रूफ, कैसे पता चलता है कि डिक्लाइन हुआ। तो पहला प्रूफ क्या मिलता है कि वो जो एरिया जिसमें ये सारा सिस्टम या सारा सेटलमेंट डेवलप हुआ वो धीरे धीरे अबंडेंट हो गया, यानी खाली होता गया, छोड़ते गए लोग। एंड पीपल लेफ्ट द प्लेस एंड माइग्रेटेड एल्सवेयर। जैसे चोलिस्तान से निकल के फिर न्यू सेटलमेंट इन गुजरात एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में, बाद के सेटलमेंट जो धीरे धीरे जो मच्योर हड़प्पा का जो था वो शिफ्टिंग हुई वहाँ से। उसके बाद हम एक और एविडेंस है या एक और प्रूफ हम देखते हैं। आफ्टर 1900 BCE ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, जो चीज़ें यूज़ हो रही थी हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में या उस समय के बाकी सेटलमेंट्स में, हड़प्पन सेटलमेंट में या बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेटलमेंट में, वो सारी डिसअपियर होने लगी। बाद के दिनों में 1900 BCE के बाद का जो पीरियड है उसमें वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, जैसे वेट, सील्स और या स्पेशल बीड्स, ये सारे डिसअपियर हो गए धीरे धीरे। हमने जैसे शुरू में ही बात की थी 2600 टू 1900 BC, तो जो 2600 BC से 1900 BC का जो पीरियड है उसको मैच्योर हड़प्पन पीरियड कहा जाता है। 1900 BC के बाद जो चीज़ें मिली हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती गई या डिसअपियर होती गई। उसके बाद एक और चीज़ डिसअपियर हो गई, वो था राइटिंग। धीरे धीरे उनके जो स्क्रिप्ट जो भी कुछ राइटिंग रिटन मटेरियल मिला है वो ख़त्म होता गया 1900 के बाद। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ख़त्म हो गया, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ख़त्म हो गया, ये सारा कुछ डिसअपियर हो गया। वो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जो हमने जिसके ऊपर डिटेल में पूरा हमने एनालाइज किया, वो सारी चीज़ें इस पीरियड में आते आते डिसअपियर होने लगी या गायब होने लगी। उसके बाद जो हाउस का कंस्ट्रक्शन टेक्निक था, जो बिल्कुल स्पेसिफाइड था या बिल्कुल कह सकते हैं कि मैथमेटिकल था, ग्रिड सिस्टम में था और 90 डिग्री पे ये सारी रोड्स काटती थी एक दूसरे को, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें डिटीरियोरेट होने लगी धीरे धीरे जो लेटर स्टेज में। और लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स जो पहले हमने देखे थे, जैसे ग्रेट बाथ था या ग्रेनरी वगैरह थे या पैलेस जिसको हमने कहा अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, वो सारे नहीं बनते थे बाद में, दे वर नॉट मेड। और फाइनली जो लेट हड़प्पन का जो टाइम था, दैट बिकेम अ रूरल वे ऑफ लाइफ। धीरे धीरे लेट हड़प्पन 1900 BC के बाद आते आते जो लेट हड़प्पन एरा था, जो हमने 3 स्टेजेस के बारे में बात किया था शुरू में, अर्ली, मैच्योर एंड लेट। तो लेट हड़प्पन आते आते ये जो वे ऑफ लाइफ, जो अर्बन वे ऑफ लाइफ या अर्बन सेटलमेंट था, वो धीरे धीरे रूरल सेटलमेंट बनता गया और रूरल वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो गया। अब रीजंस देख लेते हैं डिक्लाइन के। जो हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ या ख़त्म हुआ, उसके रीजंस क्या क्या रहे होंगे? काफ़ी सारे, दे हैव टॉक्ड अबाउट, द आर्कियोलॉजिस्ट एंड द हिस्टोरियंस हैव टॉक्ड अबाउट मेनी रीजंस। इसमें क्लाइमेटिक चेंज था, यानी मौसम बदलता गया, एडवर्स मौसम आ गया। फिर डिफॉरेस्टेशन रहा होगा, बहुत सारे फॉरेस्ट की कटिंग डाउन हुई होगी, उस वजह से चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी। हो सकता है एक मैसिव फ्लड आया हो, सारी चीज़ें बह गई हो, लोग बह गए हो, जानवर ख़त्म हो गए हो, उस वजह से भी हो सकता है, वो भी रीज़न हो सकता है। या फिर ड्राइंग और शिफ्टिंग ऑफ रिवर हुआ हो। रिवर का नेचर होता है कोर्स बदलने का, अपनी जगह बदलने का, एक जगह से चलती चलती दूसरी जगह चली जाती है, तो वो भी रीज़न रहा होगा। या सूख गई होंगी समय के साथ, एरिड जोन है, हो सकता है वहाँ की नदियाँ जगह बदल चुकी होंगी या सूख गई होंगी। या ओवर यूज़ ऑफ लैंड हो गया होगा, इतनी ज़्यादा लैंड को यूज़ कर लिया लोगों ने कि वो धीरे धीरे इनफर्टाइल होता गया, और इनफर्टाइल लैंड के आसपास रहने का कोई पर्पस नहीं है, तो लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। लेकिन ये सारी रीजंस जो है या सारे जो कारण हैं, ये नहीं शो करते कहीं पे भी, दे डोंट शो दैट, दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि इन सारे रीजंस की वजह से एक दिन अचानक वन फाइन डे सारा का सारा जो सिविलाइजेशन था वो एकदम से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या थी, या और रीजंस, अगर हम और रीजंस की बात करें
एक जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट था जिसको हमने रूलर्स के अंडर में पढ़ा कि देयर हैड बीन अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट और अ सिंगल रूलर हु कंट्रोल्ड एवरीथिंग, वो डिसअपियर होता दिखाई देता है। वो यहाँ पे हड़प्पन स्टेट का डिक्लाइन हो गया। और उस वजह से क्या क्या डिसअपियर हो गई, सील्स ख़त्म हो गए, स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया, बीड्स, पॉटरी, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड सिटीज़, सारी चीज़ें लगता है जैसे एक साथ धीरे 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 करके ग्रेजुअली डिसअपियर होता गया और फाइनली हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हो गया। आफ्टर दिस डिक्लाइन सबकॉन्टिनेंट विटनेस्ड अ पीरियड ऑफ 1000 to 1500 ईयर्स। अब ये सारा फाइनली डिक्लाइन हो गया, हड़प्पन कल्चर ख़त्म हो गया। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे रूलर्स के बारे में, सोशल डिफरेंस के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आते आते 1900 BCE तक सब कुछ ख़त्म हो गई। उसके हमने एविडेंसेस यानी प्रूफ पढ़ लिए, उसके हमने रीजंस पढ़ लिए। अब क्या, अब जब सब कुछ डिक्लाइन हो गया तो 1900 के बाद का जो समय था वो समय कैसे, हाउ डिड दैट पीरियड गो अबाउट, तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे। आफ्टर दिस डिक्लाइन सबकॉन्टिनेंट विटनेस्ड अ पीरियड ऑफ 1000 to 1500 ईयर्स। अब ऑलमोस्ट अ मिलेनियम, 1000 साल का जो टाइम था उसको हमने कहा, उसको जो हिस्टोरियंस ने नाम दिया ऋग्वैदिक पीरियड। क्यों नाम दिया ऋग्वैदिक पीरियड, ये पोर्शन है, इस पोर्शन को आप एक बार फिर डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में। पहले हम इसका यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। वाई दिस प्लेस पीरियड इज कॉल्ड ऋग्वैदिक पीरियड, बिकॉज ऋग्वेद वॉज क्रिएटेड एंड रिसाइटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अभी रिटन फॉर्म में नहीं था। 1000 से 1500 ईयर्स में ऋग्वेद का जो फॉर्म था वो सिर्फ ओरल फॉर्म में था। वन जनरेशन रिसाइटेड इट टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दे कैरिड फॉरवर्ड टू द वेरियस जनरेशन्स। आगे आने वाले बहुत सारे जनरेशन उसको, जिसको संस्कृत में श्रुति कहा जाता है, सुन के और स्मृति याद करके वो आगे बढ़ाते चले गए उसको। और फाइनली ऋग्वेद के रिटन फॉर्म को 500 to 600 BC माना गया जब पहली बार उसको रिटन फॉर्म में यानी लिखा जाने लगा। और जो लिखने वाले जो ब्राह्मणास थे या जो सांस्कृतिक पीपल थे, वो जो हम आपका सेकंड चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, न्यू सिटी डेवलप्ड इन कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन। और ये 500-600 BC का जो पीरियड था उसमें नए शहर, नए लोग, नए तरीके का पूरा जो सेटअप था वो चेंज हो गया। एंड इट डिड नॉट कंप्लाई और इट डिड नॉट लुक एट ऑल लाइक द हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ तक हमारा आता है, यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को समझ लिया। एक एक स्टेप वाइज उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, उसमें वेरियस सेगमेंट्स किए और फाइनली उसके डिक्लाइन के बारे में पढ़ा। अब हम इस चैप्टर को दो पार्ट में एनालाइज करेंगे, एक तो ऑब्जर्वेशन और दूसरा डिस्कवरी। ये दो पार्ट हमारा जो चैप्टर का है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन विच वॉज डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। अब जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी वो फाइंडिंग्स थी आर्कियोलॉजिस्ट की, सो वी शुड नो अबाउट दीज आर्कियोलॉजिस्ट कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कंक्लूड किया। बिफोर दैट जो डिक्लाइन के बारे में जो मैंने आपको कहा था सोर्स 3 में क्या ऑब्जर्वेशन रहा, ऑब्जर्वेशन में हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ डिक्लाइन पढ़ेंगे वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट से। सबसे पहले हमने जॉन मार्शल के बारे में देखा, फर्स्ट जो पैराग्राफ है सोर्स 3 का उसमें है जॉन मार्शल हु रोट मोहेंजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसने मोहेंजोदड़ो को डेड मैन लेन कहा। मोहेंजोदड़ो इज़ प्रोबेबली अ वर्ड इन द सिंधी लैंग्वेज जिसको डेड मैन लेन कहा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सकेवेशन या खुदाई करते समय जितने भी लेबर्स थे उनको ऑलमोस्ट 16 स्केलेटन्स विद ऑर्नामेंट्स 1925 में एक साथ मिला था। तो जब वो खुदाई कर रहे थे या एक्सकेवेट कर रहे थे तो उनका पैर टकराया इन स्केलेटन से और एकदम से दे वर सरप्राइज टू सी दिस बिग ह्यूज अमाउंट ऑफ स्केलेटन्स एट वन प्लेस। इस वजह से उसका नाम उन्होंने रखा, जॉन मार्शल ने, डेड मैन लेन। एंड दिस हैपेंड इन 1925। तो इससे एक एविडेंस ये भी लगता है कि शायद कुछ इस तरह की नेचुरल कैलामिटी आई हो कि एक साथ लोग या फ्लड आया हो कि बह गए हो, मर गए हों और उस वजह से उस समय से स्केलेटन्स बहुत सारे छूट गए हों और दैट विच वर फाउंड बाय
जॉन मार्शल एंड हिज टीम। सेकंड आता है 1946 का एक ऑब्जर्वेशन है R.E.M. व्हीलर, अनदर स्कॉलर और अनदर आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्होंने कारण दिया है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा का इन्वेजन कैसे। पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये R.E.M. व्हीलर भी DG थे ASI के, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, एंड ही हैड रिटन अ बुक हड़प्पा 1946। ही कोरिलेटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस विद ऋग्वेदा। अभी अभी हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा। R.E.M. व्हीलर ने रिलेट किया कि शायद उस समय जो हड़प्पन्स रह रहे थे उनको अटैक करने के लिए सेंट्रल एशिया से इन्वेडर्स आए थे, शायद वो जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है फोर्ट के बारे में, एंड जो उनका लीडर था वो शायद इंद्र रहा हो, जिनको इंद्र गॉड भी कहा जाता है, द फोर्ट डिस्ट्रॉयर, जिसको पुरंदरा कहा जाता है, वॉर गॉड थे वो। उनका मेंशन है ऋग्वेद में, जिसको R.E.M. व्हीलर एक्सेप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन कुड हैव ड्यू टू दिस invasion. So R.E.M. व्हीलर accept the invasion part of evidence as far as decline of Harappa is concerned. और बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो है क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिटीरियोरेशन होता है, बट अल्टीमेटली ही अग्रीज विद द अटैक और मैसेकर ऑफ पीपल बाय इंद्रा द फोर्ट डिस्ट्रॉयर। तो ये R.E.M. व्हीलर का कंक्लूजन है। अब पेज 18 पे आप देख लीजिए मैप 1, 2 एंड 4। 1 इज़ अबाउट अर्ली हड़प्पा का है, मैप 2 है मेच्योर हड़प्पा का, और मैप 4 है लेटर हड़प्पा का। और ये आपका पेज नंबर 18 पे इसका क्वेश्चन है, विच यू कैन डू विद रेफरेंस टू दीज मैप्स। Till now we have examined how archaeologists use evidence to understand material remain and the Harappan culture. In the next segment we shall study how archaeologists discovered the civilization. उसके बाद अब हम 7th segment पे आते हैं, जिसमें हम discovery of Harappan civilization by archaeological excavation. After decline of Harappan civilization, people forgot about it. क्या हुआ जब डिक्लाइन हो गया 1900 के बाद, जब नए लेटर हड़प्पा पीरियड आया, उसके बाद ऋग्वैदिक पीरियड आया, तब तक हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो चुका। उसके बाद आते 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 जब मॉडर्न एज आया, तब तक लोग पूरे कम्प्लीटली उसको भूल चुके थे। वहाँ से कभी कभी क्या होता था कि कभी पानी आया ये समुद्र का या कुछ भी उससे, या फ्लड आया, तो उससे चीज़ें निकल के आ जाती थी ज़मीन के अंदर से या नीचे से। तो स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट सरफेस एट टाइम्स बाय फ्लड और सॉइल इरोजन, लोग देखते थे उसको लेकिन बहुत ध्यान नहीं देते थे। एक्चुअल डिस्कवरी जो था वो 19th सेंचुरी में 1840 से 1860 के बीच में एक्चुअल डिस्कवरी शुरू हुई इसकी, मिड 19th सेंचुरी यू कैन से। उसमें क्या था कि हमारे जो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी जो थे इंडिया में, हु वाज द DG ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, वो काम कर रहे थे गंगा वैली पीरियड पे, यानी 600 BC से 600 CE वाला जो एंशंट इंडियन का जो पीरियड है उस पे ही वॉज वर्किंग। और उन्होंने हेल्प किससे लिया था, ये मैंने आपको चैप्टर के शुरू में भी आपको बताया था कि उन्होंने हेल्प लिया था चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स अकाउंट से। जो चाइनीज़ अकाउंट्स थे पिलग्रिम्स के, जो फाहियान और हुएनसांग जैसे लोग आए थे इंडिया में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आप उसका और डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसको वो जो लोग आए थे फाहियान और हुएनसांग जैसे लोग, उन्होंने जो बुक्स में लिखा था, जो मेंशन किया था, उस पे वो टोटल अपना जो स्टडी था या अपना ऑब्जर्वेशन या जो अपनी फाइंडिंग्स थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम उस पर डिपेंड कर रहे थे। और इन्होंने, और ये पीरियड कौन सा था जिसमें ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो लिख के गए थे, वो था 4 to 7 सेंचुरी कॉमन एरा। एंड कनिंघम ही वॉज इंटरेस्टेड मोर टू ट्रांसलेट द इंस्क्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंट इट। वो ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रहे थे, लिखी हुई चीज़ों पे, लिखे हुए एविडेंसेस पे। तो आर्कियोलॉजी से ज़्यादा वो इंस्क्रिप्शन पे डिपेंड कर रहे थे अपने फाइंडिंग्स को। हड़प्पा उनके एक तरह से उनके एजेंडा में नहीं था, उनकी स्टडी में नहीं था। हड़प्पा वॉज नॉट कवर्ड बाई और चाइनीज़ पिलग्रिम्स ने भी हड़प्पा के बारे में नहीं लिखा था, इसलिए इट डिड नॉट इंटरेस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम, उनको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। और उनकी जो फाइंडिंग थी, इन्वेस्टिगेशन था, उसमें भी फिट नहीं हो रहा था हड़प्पा का। हुआ ये था कि एक हड़प्पन सील
एक कोई ब्रिटिश ऑफिशियल जो था वो उसको कहीं से मिली उस एरिया से, और उसने लाके अलेक्जेंडर कनिंघम को दी, विच वॉज क्वाइट अनफेमिलियर फॉर कनिंघम। कनिंघम को नहीं समझ आई उसको, एज आई सेड वो उनके ऑब्जर्वेशन में या उनकी फाइंडिंग में वो फिट ही नहीं हो रहा था सील, वो कहाँ फिट करते। एविडेंस आप देख लीजिए फिगर 1.24 जहाँ पे उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है उसको। सो इट डिड नॉट फिट इन द टाइम ऑफ 600 BC टू 600 C। तो कनिंघम ने उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखा कुछ, और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। कनिंघम की जो फाइंडिंग है उसको स्पेक्टैक्युलर फाइंडिंग कहा गया है। उसके बाद आते हैं ASI ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जॉन मार्शल। इनका पीरियड है 1924 का। और फाइनली देयर वर 2 आर्कियोलॉजिस्ट, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका नाम दयाराम साहनी और राखाल दास बैनर्जी था, जो 1920s में थे। दयाराम साहनी ने क्या डिस्कवर किया था? हरप्पन सील, जो हरप्पन सील से सबसे पहली बार, और राखाल दास बैनर्जी जो थे उन्होंने मोहनजोदड़ो से सिमिलर सील ढूंढा। तो ये 2 जो फाइंडिंग थी उसको फाइनली जॉन मार्शल की टीम के थे ये लोग, तो फाइनली 1924 में जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। फाइनली 20th सेंचुरी में आके अनाउंस हुआ कि हरप्पन सिविलाइजेशन जैसी कोई आर्कियोलॉजिकल वंडर वाली सेटलमेंट या सिविलाइजेशन थी। उसके बाद 1944 में R.E.M. व्हीलर और 1948 में अर्नेस्ट मैके, इनके भी हमने रेफरेंसेस बुक में पढ़े हैं। और इसमें देयर वाज राइटर हिस्टोरियन S.N. रॉय, जिन्होंने किताब लिखी थी स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसमें उन्होंने फाइनली जॉन मार्शल के अनाउंसमेंट में ये कमेंट लिखा था कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर दैन ही हैड फाउंड हर। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एंड सिमिलर, अब ये जो यहाँ पे मिले थे जितने भी सील्स यहाँ ये लोग ढूंढ रहे थे, दयाराम साहनी और राखाल दास बैनर्जी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट, वो सिमिलर सील मेसोपोटामिया में भी मिले थे। सो फाइनली John Marshall was the person who was the first professional archaeologist to work in India. He brought experience from his work in Greece and Crete, where he had already worked, and he looked into the pattern of day-to-day life. अब यहाँ पे उनका कनिंघम से कैसे डिफरेंस है? कनिंघम जो थे वो स्पेक्टैकुलर फाइंडिंग, बड़ी बड़ी फाइंडिंग्स में विश्वास करते थे जो एकदम से स्पेक्टैकुलर हो, और जॉन मार्शल क्या थे? वो डे टू डे चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते थे कि एक सोसाइटी में कैसे चल रहा है, कैसे डे टू डे लाइफ पीपल स्पेंड, और ये सारी चीज़ें उन्होंने देखना शुरू किया। सो जॉन मार्शल हु वाज द DG of ASI 1920s, who finally announced about the discovery of हरप्पा। अब जॉन मार्शल को प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी? उन्होंने एक्सकवेशन शुरू तो करवा दिया था, खुदाई शुरू करा दी थी, बट उन्हें तो कुछ प्रॉब्लम्स उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जो बाद में नए टेक्निक से R.E.M. व्हीलर जो थे, जो 1944 में DG थे ASI के, उन्होंने उसको करेक्ट किया। क्या क्या प्रॉब्लम थी? वो जब एक्सकेवेट कर रहे थे तो वो रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट पे कर रहे थे, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टली उसको काटते जा रहे थे यूनिफॉर्मली। उससे क्या होता था? जो भी आर्टिफैक्ट मिलता था वो एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता था। उससे क्या होता था कि उसका एक्चुअल पीरियड नहीं पता चलता था, और ग्राफिक जो स्टडी थी वो नहीं एडॉप्ट की थी इन्होंने। उस वजह से डिस्ट्रॉय भी हो जाता था बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप जब अगर सही पीरियड में किसी आर्टिफैक्ट को नहीं डाल रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं मिल रही, तो द इन्फॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रॉयड। इसको कैसे करेक्ट किया? न्यू टेक्निक से R.E.M. व्हीलर ने 1944 में। R.E.M. व्हीलर जो थे वो एक्स आर्मी मैन थे, तो उनके में आर्मी प्रिसिशन भी था, तो हर काम को वो उस एंगल से देखते थे। तो उन्होंने मार्शल की प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया। कैसे रेक्टिफाई किया? उन्होंने क्या फॉलो किया? स्ट्रैटिग्राफी टेक्निक। स्ट्रैटिग्राफी टेक्निक क्या था? नॉट मैकेनिकल हॉरिजॉन्टल डिगिंग। उन्होंने हॉरिजॉन्टली उसको डिग नहीं किया, एक्सकेवेट नहीं किया, उन्होंने चीजल किया थोड़ा डायगनली, उसको डायगनली धीरे धीरे एक एक को निकलवाया, उसको एक एक लेयर को धीरे धीरे। उसमें आपका रेफरेंस पेज 21 पे है, व्हीलर एट हरप्पा, यू कैन रीड दैट।
और फाइनली पार्टीशन के बाद यहाँ तक हो गया, यहाँ पे तक हमने समझ लिया कि कैसे डिस्कवर किया था इन्होंने, हड़प्पा को कैसे ढूंढा था। और फाइनली आते आते 1944 के बाद 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पार्टीशन हुआ उसी समय, पाकिस्तान और इंडिया दो हो अलग अलग कंट्रीज़ हो गए। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर पार्टीशन जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने इंडिया में ये वाले साइट्स, हड़प्पन साइट्स जो थे या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे उनको ढूंढना शुरू किया। सो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लोकेटेड साइट्स इन इंडिया। जैसे उन्होंने सर्वे करना शुरू किया कच्छ वाले एरिया में, जो गुजरात का जो कच्छ वाला रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, और उसके बाद कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा जैसी जगहों को एक्सप्लोर किया गया, उसको एक्सकेवेट यानी खुदाई की गई, उसको ढूंढा गया, और आज तक उसमें एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू हो रहा है। पीपल आर many modern archaeologists are trying to find new thing. Now finally in this segment archaeologists came up with new studies. अब जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट है दे स्टार्टेड कमिंग अप विद न्यू स्टडीज़, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई तो नेचुरली न्यू स्टडीज़ भी शुरू हो गई। व्हाट दे ट्राई टू ऑब्टेन कल्चरल सीक्वेंस। इन सारी चीज़ों का, इन सारे जो इवेंट्स थे हड़प्पा में या उनका जो टाइम पीरियड था उसके कल्चरल सीक्वेंस इन्होंने ढूंढने शुरू किए। उसके बाद मीनिंग, जो कल्चरल मीनिंग था, उसके बाद दे स्टार्टेड फाइंडिंग द लॉजिक ऑफ अ स्पेसिफिक साइट। एक खास साइट वो इसी एक खास पर्टिकुलर रीज़न के लिए क्यों था। देन दे स्टार्टेड फर्दर फाइंडिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट आर्टिफैक्ट। जो अब आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उसके और क्या फंक्शंस हो सकते हैं। और फाइनली सिंस 1980s modern scientific exploration started to minutely analyze every scrap. Finally हमारे 8th segment में, the last segment of our chapter, if we study, इसमें reconstructing the civilization। अगर आप बैक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 NCERT का, तो इसमें है आपका प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ये सारा काम जो इन लोगों ने किया, डिस्कवर किया, उसके बाद हम पढ़ने के लिए आगे दे ब्रॉट ऑल द फैक्ट्स टू अस, टू लर्नर्स, टू द हिस्टोरियंस, उसमें इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें the question which I have put is explain the problems faced by the archaeologists in reconstructing the Indus Valley civilization, or you can see the back question number 8. There were 3 problems that was faced by the archaeologists. 3 problems का इनको सामना करना पड़ा। पहला तो वो जो चीज़ें ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी थी वो डिके हो चुकी थी, वो नहीं मिली इन्हें। उनको सिर्फ मिला क्या, जो चीज़ें स्टोन या क्ले से बनी थी वो सर्वाइव हो सकी, और वही उनको स्टडी करना पड़ा। तो दे वर फोर्स्ड टू स्टडी ओनली दोज थिंग्स which remained, which survived like stone and clay। उसी से जो कंक्लूजन ड्रॉ करना था वो कर पाए। दूसरा था कुछ वैल्यूएबल फाइंड्स जो थे वो शायद रिसाइकल हो चुके होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। बहुत सारे उस ज़माने में जो लोग बनाते होंगे चीज़ें, उसको जो आर्टिफैक्ट्स बनाते होंगे उसमें जो वैल्यूएबल होता होगा उसको रिसाइकल कर लेते होंगे, उसको वेस्ट नहीं करते होंगे, तो वो भी एक ये लोग मिस कर गए। उसके बाद क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी इनको, जो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिके का और वैल्यूएबल थिंग्स का है, और सेकंड पार्ट जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन का, कैसे क्लासीफाई करें, किस आर्टिफैक्ट को किस हेड में रखें, यूटिलिटेरियन में रखें, लग्जरी में रखें, कहाँ पे मिला, क्या पर्पस था, ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई करना एक बहुत मुश्किल काम उनको लग रहा था, उनको बहुत ध्यान से करना पड़ा। और थर्ड प्रॉब्लम जो थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिलीजन ऑफ हड़प्पा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको इंटरप्रेट करना मुश्किल था, उन्होंने कोशिश करी इंटरप्रेट करने की अपने हिसाब से, जिसमें जो मेन आपको निकल के आता है वो है रिलीजन ऑफ हड़प्पा। तो फर्स्ट वाला हम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग। जो चीज़ें मिली वो कैसी थी, कुछ ऑर्गेनिक थी, कुछ नॉन ऑर्गेनिक थी, जो यूज़फुल थी। ऑर्गेनिक मटेरियल डिकेड एज वी रेड। अब ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या रहा होगा, क्लॉथ होगा, लेदर होगा, वुड होगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ये हमें इनका एविडेंस नहीं मिले। इनके एविडेंस कैसे मिले, कहीं कुछ लेफ्ट आउट चीज़ें हैं, उससे पता चलता है कि शायद ये चीज़ें इसके लिए बनाई गई होंगी। नेक्स्ट था यूज़फुल मटेरियल वर रिसाइकल्ड एज वी स्टडीड।
जितने भी यूज़फुल मटेरियल उसको वेस्ट में नहीं इन्होंने डाला होगा या छोड़ा नहीं होगा, उसको रिसाइकिल कर दिया होगा, जैसे क्ले एक्सेट्रा। एंड ओनली यूजलेस मटेरियल रिमेन्स, जो भी चीज़ें मिली हैं वो शायद वही होंगी मैक्सिमम जो यूजलेस रही होंगी। सेकंड जो प्रॉब्लम थी एज वी डिस्कस्ड वर प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 तरह से इन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश करी आर्कियोलॉजिस्ट ने। पहला था मटेरियल दैट वाज फाउंड, दूसरा था उसका क्या फंक्शन या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, और तीसरा था उसको कंपेयर प्रेजेंट से उन्होंने कैसे किया, उसको इनडायरेक्ट एविडेंस के रूप में यूज़ किया, जैसे बीड्स थे, क्वर्न्स थे, कॉटन था, उसमें कौन सा इनडायरेक्ट एविडेंस में मिला, कौन सा डायरेक्ट में। उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन थ्रू रिजेम्बलेंस विद द प्रेजेंट, जैसे क्वर्न था, थ्रू प्लेस ऑफ फाइंडिंग, जैसे ड्रेन ऑफ घर के अंदर जो ड्रेन्स थे कहाँ वो मिले। देन थर्ड वाज इनडायरेक्ट एविडेंस, जैसे क्लोथिंग था, ट्रेसेस ऑफ कॉटन मिला है कहाँ कहाँ पे, कहीं कहीं पे। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे सील, इट्स मीनिंग क्या था उसको दे ट्राई टू रीड इट्स अंडरस्टैंड इट, एंड इट वाज अंडरस्टूड व्हेन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड, जैसे मेसोपोटामिया के टेक्स्ट से पता चला कि सील का क्या यूज़ रहा होगा, या मेसोपोटामिया में भी सील फाइंड आउट की इन्होंने। और लास्ट था प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वी हैव फाउंड, द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी मटेरियल्स विच रिलेट टू, प्रोबेबली रिलेट टू द रिलीजन ऑफ हड़प्पा, कि वो लोग कौन सा रिलीजन फॉलो, क्या रिलीजन फॉलो करते थे। उसमें चीज़ें जो मटेरियल मिली हैं वो है टेराकोटा फिगरीन, जिसको मदर गॉडेस कहा गया है, प्रीस्ट किंग, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको रूलर वाले सेगमेंट में। फिर ग्रेट बाथ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर फायर ऑल्टर, एक तरह से जिसको हवन कुंड कहा जाता है, फायर ऑल्टर मिला है। फिर रिचुअल सीक्वेंस ऑन सील, सील पे बहुत सारे, जैसे प्रोटोशिवा को सील पे दिखा गया है, या बुल को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिचुअल सीक्वेंस से रिलेट करती हैं उसको सील पे मिला है। फिर प्लांट मोटिव में दिखाया गया है नेचर वर्शिप। फिर एक यूनिकॉर्न का भी पिक्चर मिला है, जिसको शायद कल्कि से उसको कंपेयर किया होगा या नहीं किया होगा। उसके बाद एक प्रोटो शिवा, प्रोटो का मतलब प्री, शिवा से पहले वाला जो फॉर्म, प्रोटो शिवा एक मिला है, जो योगी के रूप में बैठा हुआ एक स्ट्रक्चर है। इसमें जो ऋग्वेद में जो मेंशन है, एक गॉड जिसको रुद्र कहा गया है, दैट इज़ 1500 to 1000 BC में ऋग्वेद में एक भगवान की का मेंशन है, एक गॉड का मेंशन है जिसको रुद्र कहा गया है, जो बाद में पुराणिक कल्चर में उनको जो हु वॉज नॉट लाइक शिवा इन पुराणिक ट्रेडिशन इन 1st century CE, ही वॉज नॉट पशुपति, ही वॉज नॉट योगी। इसलिए इस रुद्र को शिव मानना भी गलत है अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट। सो प्रोटो शिवा डज नॉट मैच विथ रुद्रा। सम स्कॉलर कॉल इट शमन। शमन का मतलब जो योगी होते हैं, जो सिद्ध होते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये शिव का नहीं है स्ट्रक्चर, ये कोई योगी होगा जो योग मुद्रा में या मेडिटेशन के फॉर्म में बैठा हुआ है। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, जिसको कि इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम में हम रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन रिलीजन ऑफ हड़प्पा, या प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट आ सकता है विच यू हैव टू tackle with. Now how do we conclude this chapter? ये यहाँ तक हमने सब कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया। How do we conclude? कंक्लूजन में 2 पार्ट, एक आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चला और एक आर्कियोलॉजिस्ट को क्या नहीं पता चल पाया। What archaeologist could understand and what archaeologist failed to understand. अंदाज़ा सिर्फ उसका अभी स्पेकुलेशन चल रहा है या उसका सिर्फ अंदाज़ा उन्होंने लगाया। What they were able to understand was economy, social difference and how civilization function. इसके काफ़ी एविडेंसेस, इतने ज़्यादा एविडेंस मिले हैं कि इसको कंक्लूड करने में आर्कियोलॉजिस्ट को ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई हैं। अगर कम मुश्किलें नहीं आई तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट दे वर एबल टू कंक्लूड इट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्पेकुलेशन यानी अंदाजे पे छोड़ दिए। क्या चीज़? जैसे एक्चुअल फंक्शन ऑफ ग्रेट बाथ, जैसे जेंडर का क्या रोल था, विमेन का क्या रोल था सोसाइटी में, जैसे जो फीमेल फिगरीन्स मिली हैं उनका क्या पर्पस रहा होगा, क्या वो एक्चुअली मदर गॉडेस थी या डांसिंग गर्ल थी, क्या क्या चीज़ें हैं वो जो जितनी भी फिगरीन्स मिली हैं या जो स्टैच्यूज़ मिली हैं विमेन के। तो ये पोर्शन के बारे में, इस पार्ट के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर 1. आई होप यू हैव
अंडरस्टूड इट in detail. My notes are along with this chapter, जो आपको समझने में आसानी रहेगी. थैंक यू वेरी मच. डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू.